हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। हम बात कर रहे थे बिहार दरोगा 2213 पदों की जो पीटी की परीक्षा होने वाली है उसी के सिलेबस को लेकर, और उसी क्रम में हमने बात किया था क्रॉन का जो समान अध्ययन पुस्तक होता है उसमें। तो यहाँ पर दो बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही है कि हम क्रॉन और लुसेंट, यदि हम क्रॉन का कर रहे हैं तो लुसेंट का क्यों नहीं। तो देखिए, यदि आप बारीकी से दोनों पुस्तक को पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको डिफरेंस दोनों में पता चल ही गया होगा। यदि नहीं चला है तो हम आपको यहाँ पर वही डिफरेंस जो है आपको बतलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक साथ 5 से 6 लाख बच्चे परीक्षा देंगे और उसमें 50,000 के आसपास का सिलेक्शन होगा, जैसे कि 2446 पदों में हुआ था। और क्राउड को दूर करना एक अलग बात है, और उसके बाद जो फॉर्जरी वगैरह चलता है कि नहीं चलता ये एक अलग बात है। इन सारे चीज़ों के बीच में आपको जो है मजबूत बना कर रखना है। उसी मजबूती को कैसे बनाया जाए, किस तरह से, उसी को लेकर हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। और लुसेंट में कुछ चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ दे दिया गया है, लेकिन जो चीज़ दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उससे भी मतलब डीप में पूछे जाते हैं। तो क्रॉन में उस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो हम यहाँ पर दोनों काम करेंगे, ठीक है। लुसेंट को तो करेंगे बाद में ही, और यहाँ पर क्रॉन को करेंगे। तो क्रॉन का हम एक दिन में एक टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि आज हम विश्व इतिहास को करने वाले हैं, ठीक है ना। क्रॉन पुस्तक को हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आज विश्व इतिहास करेंगे। यदि आपने इसका रीडिंग नहीं किया है निश्चित रूप से रीडिंग कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर किताब में भी लिखा हुआ है, हम भी बताएंगे, फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो हमारा जो मानव का जो मस्तिष्क होता है किसी भी चीज़ को देखकर और सुनकर ज़्यादा याद होता है, सिवाय बल्कि पढ़ने के अपेक्षा जो है सो ज़्यादा याद होता है। क्योंकि अब जब आप पढ़ रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार की बातें जो आप 4 घंटा पहले या 4 घंटा बाद में करने वाले होते हैं, जैसे आप मुंह बंद करके पढ़ रहे हैं आपके माइंड में पनपने लगता है। लेकिन जैसे आप वीडियो वगैरह को देख रहे हैं आपका माइंड एक तरह से यदि आपका मन लग गया है तो स्टेबल हो जाता है कि हाँ चलिए इस वीडियो को देखना है, ये एक सिलेबस है। तो डिपेंड करता है कि आप पर आप किस तरह से इसको लेते हैं। जैसे कि आप एक मूवी बहुत पहले देख चुके हैं, आज भी उसका कहानी आपको याद है, क्यों? क्योंकि मानव के जो माइंड पे अटैक करता है वो देखने और सुनने से ज़्यादा अटैक करता है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि अधिक से अधिक चीज़ें आपको याद रहे। मान के चलिए आपको रिवीजन ही करना है तो आप 2x स्पीड पे करके इसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही सारी बातें हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लिए हैं विश्व इतिहास, जहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को कभी कभार मिल जाते हैं। जैसे कि आपने मेंस का एग्जाम दिया होगा 2446 पद के लिए, तो वहाँ पर 1 से 1 क्वेश्चन मिल गया था। प्री में भी 1 क्वेश्चन मिल गया था। तो चलिए हम सारे बुक को ही पढ़ जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और याद रखिए अभी 17 तारीख को जो है 2446 का फाइनल मेरिट दिया है। बहुत सारे लोग छटे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मेंस में भी छट गए थे, ठीक है। हम भी उसी के शिकार में हैं। तो नहीं टेंशन लेना है, आज न कल मतलब 2446 बच्चा को नौकरी हुआ है, 2213 को भी होगा, लेकिन हम ही में से कोई ना कोई होगा। तो हम लोग बैठे क्यों, सोए क्यों? निश्चित रूप से हम एक प्रयास और करते हैं। जब आप थक के हार के सोने लगते हैं, हारने लगते हैं अपने आप को, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, निकलती है कि चलिए चलिए एक बार और देखते हैं। तो उसी चीज़ को एक बार, चलिए हारना नहीं है, थकना नहीं है, साइड नहीं पकड़ना है, बस एक बार लास्ट बार देखना है। लास्ट बार के बाद नहीं होगा तो फिर जैसे जो होगा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक लिए हैं विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 120 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है। यदि आप आपके पास पुस्तक नहीं है और आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देगा, आप वहाँ से भी मतलब PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास के क्रम में वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे के सारे चीज़ को आज ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पुनर्जागरण का बात हो रहा है, ठीक है। पुनर्जागरण, अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें, पुनर्जागरण शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? पुनः का मतलब होता है फिर से, और जागरण का मतलब फिर से जगाना। एक तरह से जागरण वही हुआ कि फिर से आदमी को जगाना। ये क्या हुआ? तो यहाँ पर दो, देखिए यहाँ पर जो लिखा है उस पर मत जाइए। हम आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह बताएंगे उस पर आपको फोकस करना है। उसके बाद क्या करना है, पुस्तक को मेरे बताने से पहले भी पढ़ लेना है, और मेरे बताने के बाद भी एक बार पुस्तक को पढ़ लेना है, क्रॉन को। उसके बाद देखिएगा कितना मज़ा आता है। तो ये जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण में हम सबसे पहले पुनर्जागरण का अर्थ देखेंगे। पुनर्जागरण कैसे शुरुआत हुआ, किस किस तरह से शुरुआत हुआ, इसके
अवयव क्या है, कारक क्या है, सारी चीज़ को देखते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पुनर्जागरण के बाद सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे पुनर्जागरण के बाद हम देखेंगे कि जब आदमी में जागरण हो जाता है तो फिर क्या क्या घटनाएं घटती है और फिर आगे क्या चलता है। तो यही विश्व इतिहास में हम चलने वाले हैं। तो देखिए जागरण ये क्या हुआ, सबसे पहले आपको पता है ना कि मनुष्य पहले बंदर के टाइप का था। तो जब मनुष्य छिटपुट में रहता था, जानवर की भांति रहता, आज जो हम डेवलप मानव जैसे डेवलप हमें दिखाई दे रहे हैं इस तरह से नहीं था। पहले मनुष्य जो है छिटपुट जानवर की भांति रहता था, कच्चा मांस खाता था, फिर उसमें एक थोड़ा सा मतलब अपने आप में विकसित हुआ, बुद्धि हुआ, ज्ञान का बरसात हुआ, ज्ञान हुआ, तो आदमी थोड़ा सा जगा। और जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग धीरे धीरे बदलने लगे। आज से ठीक आज हम जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे। तो ठीक ये जो पुनर्जागरण का अर्थ हुआ, तो इस मध्यकालीन टाइम में भी 1400-1500 ईस्वी के आसपास में भी पुनर्जागरण होता है। आदमी फिर से जगता है कि नहीं, वो जो पुराना रहन सहन है, पुराना कल्चर है, सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं फिर से इस प्रकार से, अर्थात अपने आप को अपडेट करने के लिए आदमी को अपडेशन या पुनर्जागरण समझिए कि सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण का पुनर्जीवित होना, फिर से जीवित होना, अर्थात क्या पहले मर गए थे जो अब जीवित होंगे, ऐसा बात नहीं। वही है कि पहले आप कम समझते थे, अपडेट हो गए तो फिर से अच्छा समझ लगे। तो ये जो पुनर्जागरण का पूरे पृथ्वी पर कहाँ से शुरुआत होता है, फ्लोरेंस नगर से शुरुआत होता है। और फ्लोरेंस नगर कहाँ है, ये फ्लोरेंस एक नगर है, कौन से देश में, इटली में फ्लोरेंस एक शहर है, ठीक है, नगर है, शहर है। तो इटली में जो इसके पुनर्जागरण का पिता माने जाते हैं, यहाँ पर देखिए दांते, और जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग, और इंग्लैंड में चौसर विद्वान जो पुनर्जागरण को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण ने मानव जीवन को सबसे प्रत्येक पहलू पर, पुनर्जागरण मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अपना छाप छोड़ते हैं। अब पुनर्जागरण का जो है कारण, आखिर क्या कारण हुआ कि आदमी में कोई भगवान आके आशीर्वाद दे दिया कि उसको जो है पुनर्जागरण ज्ञान का प्राप्ति हो गया और फिर वो बदल गया अचानक से? नहीं, ऐसा नहीं है। पुनर्जागरण के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब उस कारण को हम चर्चा कर देंगे। एक कारण है साहित्य, दूसरा कारण हम आपको बता देते हैं पुनर्जागरण का सबसे साहित्य है, फिर मूर्ति कला है। आदमी होता क्या है कि किसी चीज़ को देख के ही सीखता है, अपने अतीत को देखकर और फिर भविष्य को सोचकर आदमी क्या है, खुद को बदलता है। चित्रकला हो गया, ठीक उसी प्रकार धार्मिक क्रांति हो गया, वैज्ञानिक खोजें जो होती है, प्रमुख विभिन्न प्रकार के जगहों का जो इन्वेंशन है, डिस्कवर है, वो चीज़, सारी चीज़। उसके बाद पुनर्जागरण के बाद जब आदमी जग जाता है, हर एक चीज़ को समझने लगता है, फिर क्या होता है, तो वही सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुनर्जागरण का अर्थ हमने समझ लिया। अब देखिए पुनर्जागरण का जो सबसे बड़ा कारण है कि साहित्य से पुनर्जागरण किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो दांते एक पुस्तक होता है कि डिवाइन कॉमेडी, ये पुस्तक कई एग्जाम में पूछा भी गया। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है? दांते का। और दांते कहाँ के निवासी थे? तो इटली के, फ्लोरेंस शहर के। दांते को इतालवी कवि भी कहा जाता है, इतालवी कविता का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो दांते द्वारा रचित डिवाइन कॉमेडी जो है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है, ठीक है। पेट्रार्क मानवतावादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रदर्शित करने वाला प्रथम व्यक्ति था। पेट्रार्क जो है प्रथम व्यक्ति था, उसे मानववाद का जो पिता भी कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैकियावेली ने एक पुस्तक का रचना किया था, द प्रिंस पुस्तक को लेखक कौन है? तो मैकियावेली है, ठीक है। उसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वान इरेस्मस ने द प्रेज ऑफ थैली और ग्रीक टेस्टामेंट नाम के पुस्तक लिखी थी। तो जैसे जैसे जितने भी यहाँ पर पुस्तक अभी आप देख रहे थे, जैसे जैसे पुस्तक को पढ़े आदमी का क्या होगा कि कुछ न कुछ जो है बुद्धि बढ़ते जाता है, ज्ञान बढ़ते जाता है आदमी जो है। तो साहित्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्रदान करता है पुनर्जागरण में। ठीक उसी प्रकार मूर्तिकला आती है दूसरे नंबर पे। मूर्तिकला जो है, मूर्तिकला का पथ प्रदर्शक लोरेंजो गिबर्टी था। कौन थे? लोरेंजो गिबर्टी। और माइकल एंजेलो, ये एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे, ठीक है ना। माइकलो एंजेलो बहुत बड़े मूर्तिकार थे। इन्होंने रोम में स्थित मोसेज और फ्लोरेंस में मेडिसी के गिरजाघर में इसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को लगाया गया था। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जो कारण था पुनर्जागरण का, चित्रकला को देख के भी आदमी में जो है ज्ञान की वृद्धि होती है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, इसका नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा। इनके दो तीन जो है चित्रकला है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेला राफेल और टिटोन ने चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है, ठीक है ना। कौन कौन? ये तीनों, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और टिटोन। यहाँ पर देखिए इटली के जियाटो को चित्रकला का जन्मदाता माना था। चित्रकला का जन्मदाता कौन हो गया? तो इटली के जियाटो। लियोनार्डो दा विंची के चित्र में द लास्ट सपर, याद रखिएगा द लास्ट सपर, ये
किताब का नाम नहीं है। द लास्ट सफर ये किताब का नाम नहीं है, ये चित्रकला का नाम है, ये चित्र का नाम है जो किसके द्वारा बनाया गया था, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और एक मोनालिसा, ये दो तस्वीर। ये मोनालिसा ऐसा तस्वीर है कि जिधर आप घूमिएगा, आप जैसे ये इधर आँख, आप इधर घूम रहे हैं तो मोनालिसा भी आपके तरफ घूमेगा। आप यदि मोनालिसा के पीछे चल जाते ये भी आपके पीछे अपना गर्दन घुमा लेगी, चित्र में ही। ऐसा सच में नहीं है, चित्र में घुमा लेती है, ऐसा कहा जाता है, हमने भी देखा नहीं है। तो लियोनार्डो दा विंची की यहाँ पे दो मतलब बातें, दो चित्रकला को याद रखेंगे, द लास्ट सफर और मोनालिसा। माइकल एंजिला की जो एक चित्र है उसका नाम है द लास्ट जजमेंट, इसको भी याद रखेंगे। द लास्ट जजमेंट ये किसके कृति है, तो माइकल एंजिल की। और ये कहाँ पर, सिस्टाइन के गिरजाघर के भित्ति चित्र पर आज भी क्या है, ये अंकित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं धार्मिक क्रांति। ये मार्टिन लूथर किंग जो रंगभेद के जो है उन्मूलन करता है। मार्टिन लूथर किंग ये क्या करते हैं, बाइबिल का जर्मन में, अब देखिए पूरे विश्व में एक ही भाषा नहीं बोला जाता है, अंग्रेजी ही नहीं बोला जाता है, सभी जगह अलग। जैसे आप प्रत्येक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भाषा बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार बाइबिल अपने आप में ग्रंथ था। ग्रंथ को क्या करता है मार्टिन लूथर किंग, जर्मनी भाषा में अनुवाद करते हैं। उन्हें प्रोटेस्ट सुधारवाद का जनक माना जाता है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक अन्वेषण भी होते हैं, मतलब वैज्ञानिक खोज भी होते हैं, जिसके कारण और भी मनुष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मिस्र के खगोल शास्त्री टॉलमी का नाम सुने होंगे आपने। टॉलमी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो टॉलमी के द्वारा, ठीक है, प्रतिपादित किया टॉलमी के द्वारा, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, अर्थात ये चारों साइड ब्रह्मांड है तो इसके केंद्र में पृथ्वी है, ठीक है। ये किसने बताया था, मिस्र का एक खगोल शास्त्री थे टॉलमी, टॉलमी के द्वारा ये बात बताया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर, और सूर्य, तारा और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। टॉलमी का जो जियोसेंट्रिक सिद्धांत है, ये जियोसेंट्रिक सिद्धांत टॉलमी दिया था, और इसके अनुसार क्या होता है, पृथ्वी केंद्र में है, अर्थ केंद्र में है, इसके चारों साइड सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जो कि बाद में इसको गलत सिद्ध कर दिया गया, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है कि 16वीं शताब्दी में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस, जिन्होंने ग्रहों का नियम दिया था, उन्होंने क्या सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अभी कुछ देर पहले टॉलमी साहब का जियोसेंट्रिक सिद्धांत था, उसमें पृथ्वी सेंटर में था, लेकिन अब क्या हो गया, ये कोपरनिकस के द्वारा कहा गया कि सूर्य सेंटर में है और बाद में कि पृथ्वी वगैरह जो है अपने उसके चारों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस के बाद जो है केपलर आते हैं। केपलर और गैलीलियो का भी कहना है कि सन बीच में है, इसके साइड में क्या है, चारों साइड में अर्थ वगैरह जो है विभिन्न प्रकार के ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक इसी समय पर न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादन किया, और अपने आप में फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया और आदमी में जो है सकारात्मक प्रभाव बढ़ता गया, जैसे कि इन सारी चीज़ों को लेकर आदमी अपने आप को अपडेट करते गए, और यही सारा कारण जो है आगे चलकर कुछ दिनों के बाद पुनर्जागरण का कारण। ये पुनर्जागरण ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया, समय के साथ 100-200 सालों में धीरे धीरे बढ़ता गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर प्रमुख खोजें भी हुई, इन्वेंशन भी होता है। पुर्तगाल के जो राजकुमार हैं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने औजारे मदिरा के द्वीपों को खोज किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कीप ऑफ गुड होप का नाम आपने सुना होगा, कीप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब देखिए, जब किसी जगह को खोजा जाता है तो जगह कोई इन्वेंशन नहीं है, जगह को खोजा जाता है उसको हम डिस्कवर बोलते हैं, ठीक है। तो कीप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका के साइड में जो होता है, उसके किसके द्वारा खोजा गया था, पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा। याद रखिएगा, बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा किसको खोजा गया था, उत्तमासा अंतरिप, या इसी को क्या बोलते हैं, कीप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसको किसके द्वारा खोजा गया था, तो बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा जो है खोजा गया था। ये कहाँ के निवासी थे, तो पुर्तगाल के निवासी थे। ठीक 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा खोजते खोजते कीप ऑफ गुड होप, ये जो बार्थोलोम्यो डियाज था, कीप ऑफ गुड होप तक रास्ता खोज दिए थे। इसके बाद ये वापस पुर्तगाल लौट गए थे। ठीक 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कीप ऑफ गुड होप के पास आकर चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर जो है कुछ इस प्रकार से पहुंचते हैं। ये तो हो गया आपका अफ्रीका, कीप ऑफ गुड होप, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर कीप ऑफ गुड होप है, और यहाँ से आते हुए फिर डायरेक्ट यहाँ पर कौन पहुँचते हैं, वास्को डी गामा साहब पहुँचते हैं। कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह पर। कितना ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में ये भारत को खोजने निकले थे, लेकिन अमेरिका को खोज कर निकाल के रख दिए। अमेरिका महाद्वीप की खोज करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 1499 में जॉन कैबट ने ब्रिटेन द्वीप का जो है पता लगाया, ठीक है। 1499
प्रिजोन ने ब्राज़ील की जो है खोज करती है। और मैगलन एक ऐसा व्यक्ति था, ये जो मैगलन पूरे पश्चिमी यूरोप की यात्रा करते हुए पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर निकला था, लेकिन यात्रा करते करते संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर डाले। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ भी होता है कि संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यहाँ से मैगलन। और अमेरिका प्रायद्वीप का या अमेरिका प्रायद्वीप का जो नाम पड़ता है किसके नाम पर, फ्लोरेंस के भूगोलवेत्ता अमेरिको वेसुपेसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार से धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर आदमी का एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, एक देश से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप आदमी का आवागमन बढ़ता है, जिससे आदमी में घूमने की क्षमता और व्यापार करने की क्षमता जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है। उसी दौरान क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति आती है और उसमें एक देश निकल के आता है इंग्लैंड क्या करते हैं, धीरे धीरे वो थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाला देश है, वहाँ के लोग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही उनमें डेवलपिंग आ गया था। वो क्या करते हैं कि विश्व के सभी देशों पर धीरे धीरे क्या करते हैं, अधिकार जमा लेते हैं और सारा देश लगभग में उनके गुलाम बन जाते हैं। उसी दौरान में सबसे पहले जो वो क्या करते हैं, अमेरिका को गुलाम बनाते हैं, अमेरिका को गुलाम बनाते हैं और अमेरिका में क्रांति होती है जिसको अमेरिकी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं पुनर्जागरण, जब आदमी में बुद्धि जग जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अपना प्रभुत्व दूसरे देशों पर जमाने लगता है। फिर क्या होता है कि यहाँ के लोगों में, पर्सनली अमेरिका के लोगों में भी जब प्रभुत्व बढ़ता है, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ता है, तो वो अपने आप को आज़ाद कराने की मांग करते हैं। जैसे कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसी दौरान भारत भी इसी प्रकार से गुलाम हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं अमेरिका की क्रांति और सभी देश और भी देश थे। अमेरिका की क्रांति के बाद हम देखेंगे जो है सो फ्रांस की क्रांति, फिर इटली की क्रांति, फिर हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, रूस की क्रांति। इस प्रकार से हम देखेंगे चीन वगैरह सबको जो है कब्जा कर लिया था कौन, तो इंग्लैंड एक प्रकार से। यहाँ पर हम बात करने वाले अमेरिका का क्रांति, ठीक है ना। तो सबसे पहले अमेरिका की क्रांति हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1608 ईस्वी में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वर्जीनिया के क्षेत्र को, ठीक है ना, वर्जीनिया के क्षेत्र, वर्जीनिया अमेरिका का एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को अंग्रेज सबसे पहले 1608 ईस्वी में जो है अपने कब्जा में कर लेता है और वहाँ पर जो है जेम्सटाउन नाम का एक शहर बनाता है। कौन सा शहर, जेम्सटाउन नाम का एक शहर बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अंग्रेजों की पहली बस्ती थी। तो ये क्या करते थे, एक घून की तरह होती है, यहाँ बैठ गया अंग्रेज, क्या हो गया, एक घून की तरह यहाँ बैठ गया और धीरे धीरे इस साइड के एरिया को खाने लगता था, अर्थात अपने कब्जा में करने लगता था। इसका यही कारण था और इस प्रकार से पूरे संपूर्ण विश्व के आसपास लगभग में इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और ये कब की स्थिति है, जब पुनर्जागरण होता है, एक बार फिर से आदमी जगता है, आदमी को स्टाइल मारने के और बुद्धिमान मानव की तरह रहने के जब आदत हो जाता तब। अमेरिका का जो मूल निवासी था उसको रेड इंडियन बोला जाता था। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में 13 बस्तियों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ये अपने आप को घोषणा कर लिया कि हम अब इंग्लैंड के कब्जा में नहीं रहेंगे। कब, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कहाँ विद्रोह होता है, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में 13 बस्ती ने इंग्लैंड से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 4 जुलाई को, इसीलिए 4 जुलाई को क्या होता है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को जो है फिलाडेल्फिया को आज़ाद कर लिया जाता है वहाँ की जनता के द्वारा। जॉर्ज वाशिंगटन ने क्रांति में नागरिक सेना का नेतृत्व किया था और जॉर्ज वाशिंगटन, जब अमेरिका आज़ाद हो जाता है तो इस प्रकार से अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ही बनते हैं। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन की टी पार्टी होती है, ठीक है। बोस्टन की टी पार्टी जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है मुख्य कारण होता है, अमेरिका के टी पार्टी, ठीक है। इसी कारण अमेरिका जो है अब आज़ाद हुआ। 16 दिसंबर 1773 को यह पूछ दिया था कि बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 को, ठीक है, याद रखना है। और इसी कारण क्या हुआ कि अमेरिका आज़ाद होता है, अमेरिकी क्रांति होता है। 3 सितंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति होती है। पेरिस की संधि, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब, किस संधि के थ्रू जो है समाप्त होती है, पेरिस की संधि को। पेरिस की संधि कब होती है, 3 दिसंबर 1783 को पेरिस की संधि होती है, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त कर लिया था और अमेरिका अपने आप को जो है धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ते। 1789 ईस्वी में अमेरिका का नवनिर्मित संविधान लागू होता है, जिसमें अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई और संघ पद्धति को अपनाया गया। अब संविधान के अनुसार मार्च 1789 में नई सरकार का गठन होता है, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया जाता है और 1861 में जो है
क्या होता है, दास्ता के समर्थक और दास्ता का जो विरोधी, एक होता है कि दास्ता गुलामी को समर्थन करने वाले लोग और गुलामी के विरोधी करने वाले लोग में जो है गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध वैसा स्थिति हो जिसमें गोली बारूद न चल के मन ही मन जो एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है तो उसको गृह युद्ध बोला जाता है। तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का अंत कर दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि अमेरिका के वे कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने दास प्रथा को या गुलामी प्रथा को या दासता को जो है अंत कर दिया? तो अब्राहम लिंकन। कब? 1863 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि दासता प्रथा की अंत करने के कारण। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं आगे चलकर, और इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, फिलोसफिकल सोसाइटी। इस प्रकार से अमेरिका जो है आज़ाद होता है, किस तरह से चंगुल में आता है और किस प्रकार से अमेरिका जो छूटता है और अमेरिका में क्या क्या होता है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है इंग्लैंड, फ्रांस को भी अपने कब्जा में कर लेता है। और फ्रांस भी जो है, फ्रांस 1789 ईस्वी की क्रांति को महान क्रांति बोला जाता है। ये फ्रांस की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक घटना है। 14 जुलाई 1789 को खूनी क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां को जो है फांसी दिया जाता है, जिसका कथन था कि मैं ही राज हूँ, अर्थात राजा ही, मैं ही राज हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो 14 जुलाई को जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर लुई 16वां का जो है फांसी दिया गया था। फ्रांस की जो क्रांति थी, इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जब आप भारत का मतलब उद्देशिका पढ़ेंगे या प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया गया है। तो यही फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। अब हम यहाँ से 27 अगस्त 1789 को नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकार की घोषणा हुई फ्रांस की क्रांति में, और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस की क्रांति की स्थापना, फ्रांस में गणतंत्र स्थापना किया गया। कब? 21 सितंबर 1792 को। 1795 ईस्वी में फ्रांस में कन्वेंशन में नए संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसमें 5 सदस्य की एक समिति डायरेक्टरी का गठन किया गया था, जिसका शासनकाल 1795 से 1799 तक रहा। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। उसी दौरान 1799 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, अर्थात फ्रांस के शासक बन जाते हैं, और 1799 से वह 1804 में फ्रांस का सम्राट ही बन जाता है। ठीक है, 1815 में एक युद्ध होता है, वाटरलू के युद्ध 1814-15 में। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट उस युद्ध में क्या होता है कि बुरी तरह हार जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को वहाँ से सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो जाती है। नेपोलियन कोड, ये नेपोलियन कोड क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट का जो कानूनों का किताब बोलिए या जहाँ पर उनका संग्रह किया गया था, उसी को नेपोलियन कोड कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति पर मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो का जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ये सारे के सारे दार्शनिक थे जो लोगों को, जैसे कि हमारे भारत में दार्शनिक कौन हो गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। उसी प्रकार ये वहाँ के महान नायक थे, महात्मा गांधी। उसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, ये सारे के सारे लोग क्या करते? फ्रांस के जो जनता था उसको जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपाने के लिए जो है काम किया करते थे। तो यहाँ से देखिए, रूसो नाम से पता चलता है कि रूस का होगा, लेकिन ये कहाँ का है? फ्रांस की राज क्रांति जो 1789 की जो महान क्रांति है, जिसको खूनी क्रांति भी कहा जाता है, यहाँ से संबंधित है, इससे संबंधित। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा, एक पुस्तक यहाँ से देख लीजिएगा। स्पिरिट ऑफ लॉ किसको है? मॉन्टेस्क्यू की। उसी दौरान इटली का भी एकीकरण सामने आता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली 7 भागों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल सर्डिनिया पिडमांट एक इतालवी राजघराना था। मतलब सर्डिनिया पिडमांट जो है, वहाँ पर केवल जो है राजा का शासन चलता था। 1830 के दशक में जोसेफे मोत्सनी जो है एक संस्था बनाता है, यंग इटली नाम का एक गुप्त संस्था बनाता है। 1830, 31 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के माध्यम से इटालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेवारी सर्डिया पिडमांट, जो कि एक राजा था, जो है कि शासक विक्टर इमैनुअल पर आ जाता है। विक्टर इमैनुअल के जो एक प्रमुख प्रधानमंत्री होते थे काबुल को इटली का एकीकरण का जन्मदाता माना जाता है। काबुल क्या करता है?
फ्रांस और सर्डिनिया पिडमांट के बीच कूटनीतिक की संधि अपनाता, अर्थात दोनों को लड़ाकर खुद का एकीकरण कर लेता। 1959 में सर्दिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और 1860 में इटली और सिसिली राज्यों में प्रवेश कर गया और स्पेन के शासकों को हटाने में सफल रहा। कौन? तो काबूल। और इस प्रकार से इटली में इमैनुएल द्वितीय को राजा घोषित कर दिया गया और इटली के एकीकरण के लिए मेजनी जो है महानतम नेताओं में से एक थे। अब जर्मनी का इटली के एकीकरण के बाद जर्मनी का एकीकरण भी किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम यहाँ से देखते हैं। ये 19वीं शताब्दी के टाइम का जर्मनी का एकीकरण का बात है, ठीक है। उस जर्मनी में उस दौर में कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। 1848 में जर्मनी महान संघ को छोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र बनाने का प्रयास किया खुद को, लेकिन हो न सका। 1861 में बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन? राजा विल्हेम, प्रसा का जो राजा था विल्हेम बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और बिस्मार्क ही जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़े रोल निभाता है। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया राज था और बिस्मार्क की सेना ने जो है प्रसा से मदद लेकर जो ऑस्ट्रिया वगैरह को पराजित करते हुए पूरी जर्मनी को क्या किया? एकीकृत कर दिया। और जनवरी 1751 में वर्साई में एक संधि होता है। उस संधि में जो है विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जो है घोषित कर दिया जाता है। वर्साई की संधि कब होती है? 1871 ईस्वी में। कब होता है वर्साई की संधि? 1871 और 1871 में ही जर्मनी का जो है नया संविधान जो है लागू होता है और इस प्रकार से चलता है। अब जो सबसे ज़्यादा फैक्टर और महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए प्रथम विश्व युद्ध, पूरे विश्व इतिहास में इतना ही विश्व इतिहास नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कौन है? क्या है? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से मेनली हमको पढ़ना है। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को जो है स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि ऑस्ट्रिया राज्य सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से, याद रखिएगा कि कारण क्या था? ऑस्ट्रिया राज्य सर्बिया पर आक्रमण कर दिए जाने के कारण क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। यहाँ पर दो पार्ट में, दो गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो है बड़े बड़े संगठन थे, बड़े थे, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया। याद रखिएगा जापान प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र में थे और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में चल जाता है। इस बात को बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं। धुरी राष्ट्र में छोटे छोटे राज्य थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और इटली था, ठीक है। यहाँ पर जापान नहीं है। जापान क्या है? मित्र राष्ट्र में, अर्थात बड़े शक्तियों के साथ है। यहाँ पर जब हम और आगे बढ़ते हैं, 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण से यूरोप की बड़ी शक्तियों में भी युद्ध आरंभ हो जाता है, अर्थात बड़े बड़े देश भी प्रथम विश्व युद्ध में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। कब? 4 अगस्त 1914 ईस्वी को। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने तटस्थता जो है निभाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? तो वुडरो विल्सन। 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। 1918 ईस्वी में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1919 ईस्वी को जो है वर्साई की संधि होती है, जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध को 11 नवंबर 1918 को जो है समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 डेट याद रखना है। 11 नवंबर 1918 को प्रथम युद्ध समाप्त होता है और यहाँ पर 28 जुलाई 1914 से 18 तक जो है चला था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय, अब इस बीच में एक रूस की क्रांति भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब रूस में क्रांति क्यों हुआ? तो रूस तो अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल देश था। तो रूस में क्रांति इसलिए हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का जो हार हो गया था, जिससे वहाँ का जो जार और वहाँ का जो प्रजा था अपने जार से, राजा से खुश नहीं था। तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को बोल्शेविक की क्रांति होती है। इस क्रांति का नेता कौन था? वहाँ का महत्वपूर्ण नेता लेनिन था, ठीक है। और 11 मार्च को जो है इसी कारण से ड्यूमा, रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा बोलते हैं, उसको भंग कर दिया जाता है। रूस का जो संसद उसको ड्यूमा बोलते हैं। क्रांति के लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 को अप्रैल थीसिस नामक क्रांतिकारी की जो है स्थापना करते हैं। आधुनिक रूस का निर्माता किसको बोला जाता है? स्टालिन को। अब रूसी क्रांति का जो प्रमुख परिणाम हुआ, उस परिणाम को हम यहाँ से देखते हैं। रूस में जो रूस के राजा होते हैं उसको जार बोलते हैं। जार शाही का अंत कर दिया गया और विश्व शक्ति के रूप में रूस अपने आप को एक
विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को मतलब दिखलाने की कोशिश करने लगा। अब चीन की क्रांति थी, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको हम देखेंगे नहीं। औद्योगिक क्रांति ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम देखते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो है 1884 ईस्वी में अर्नोल्ड टैयनबी नाम का व्यक्ति जो है औद्योगिक क्रांति का जो है उपयोग किया था या प्रयोग किया था। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत उन सभी वैज्ञानिक आविष्कार, अब औद्योगिक मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अर्थात उद्योग से संबंधित, उद्योग में नई नई हर एक चीज़ के लिए मशीनों से काम करवाना औद्योगिक क्रांति हुआ। आज भी औद्योगिक क्रांति चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नए आविष्कार, यांत्रिक प्रयोग और परिवर्तन को सम्मिलित करने, जैसे कि पहले मजदूर लगते थे, अब मजदूर धीरे धीरे नहीं लग रहे हैं, उसी आविष्कार जैसे जैसे उसी को औद्योगिक क्रांति होता है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से जो है शुरू होता है, ठीक है। और कुछ मशीन यहाँ पर आविष्कार किए जाते हैं, जैसे कि फ्लाइंग लूम, इसके आविष्कारक कौन थे, जॉन के, यही सब कॉटन जिम। अब 1709 में अब्राहम उर्बी प्रथम द्वारा ब्लास्ट फर्नेस के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इस चीज़ को याद रखना है, किस चीज़, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस चीज़ से होती है कि ब्लास्ट फर्नेस से। ब्लास्ट फर्नेस किसके द्वारा, अब्राहम अरबी के द्वारा 1709 ईस्वी में जो है चालू किया गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब, 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होती है। 1712 ईस्वी में न्यूकामन ने, एक आदमी का नाम है, भाप से चलने वाले मशीनों का आविष्कार कर दिया। देखिए उस टाइम में कैसे मशीन बनते थे, ना तो डीजल लगता था, ना पेट्रोल, ना किरासन तेल, केवल भाप से ही चल जाते थे। 1712 ईस्वी में भाप से चलने वाले मशीनों का आविष्कार किसके द्वारा, न्यूकामन के द्वारा, जिसका प्रयोग कोयले की खान से पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था, ठीक है। कोयले में जो काम करते थे मजदूर, वहाँ पानी भर जाता था, उसको पानी को निकालने के लिए भाप इंजन का। 1769 में जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का प्रयोग करके उनके चालित मशीनों का आविष्कार कर लिया। अर्थात भाप इंजन किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा 1769 ईस्वी में। यूरोप ही नहीं, संपूर्ण विश्व के प्रमुख देश इस प्रभाव के अंतर्गत आ गए। किस प्रभाव के अंतर्गत, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखते हैं कि फासिस्टवाद और नाजीवाद, ये फासिस्टवाद का उदय इटली में हुआ था और नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। फासिस्टवाद का उदय कहाँ पर, इटली में हुआ था, जिसके जन्मदाता थे मुसोलिनी। याद रखेंगे फासिस्टवाद किससे संबंधित है, मुसोलिनी से, और कहाँ पर, तो इटली में। उसके बाद हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में जो है नाजीवाद का उदय हुआ था। हिटलर का एक पुस्तक था मीन कैंप, मेरा संघर्ष, जिसमें हिटलर के संघर्षों की कहानी लिखी हुई है, ठीक है, जो ये नाजीवादियों का जो है बाइबिल बन जाता है आगे चलकर। याद रखेंगे, नाजीवाद हिटलर से संबंधित है और जर्मनी में, और फासिस्टवाद मुसोलिनी से संबंधित है इटली में। हिटलर का एक पुस्तक है, कौन सा, मीन कैंप। 1934 के बाद जब हिटलर आत्महत्या कर लेते हैं, तब जर्मनी का एकमात्र नेता फ्यूहरर रहता है, जो आगे चलकर उस कमान को संभालते हैं। अब सबसे लास्ट टॉपिक हो जाए, दूसरा विश्व युद्ध क्यों होता है। दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर चालू होता है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को होता है। इसका तत्कालिक कारण क्या था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी क्या करता है, इंग्लैंड के बगल में एक देश है पोलैंड, उस पर आक्रमण कर देता है। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का आक्रमण, ठीक है। तो दोनों विश्व युद्ध अपने आप में छोटी से चिंगारी से शुरू होता है और बड़े बड़े देश तबाह हो जाते हैं इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 को सम्मिलित हुआ। अर्थात ब्रिटेन कब सम्मिलित होता है, 3 सितंबर 1939 को। इसमें धुरी राष्ट्र में, अर्थात धुरी राष्ट्र में बेल्जियम सम्मिलित नहीं था। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल, ये दोनों क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। सोवियत संघ मित्र राष्ट्र में 1941 ईस्वी में शामिल होते हैं, अर्थात रूस जो है, रूस वाला जो पार्ट है 1941 ईस्वी में। जापान 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर, ये पर्ल हार्बर अमेरिका का एक फेमस सिटी है, जहाँ पर क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। इस आक्रमण के बाद अमेरिका मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध करना शुरू कर देता है, अर्थात मित्र राज्य, ठीक है ना, मित्र राज्य के पक्ष में युद्ध करना शुरू कर देता है। 6 अगस्त
1945, 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम फेंकते हैं, गिराते हैं। और हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम का नाम था लिटिल बॉय, नागासाकी पर गिराने वाले बम का नाम था फैट मैन। गिरा तो देते हैं, लेकिन आज भी 1945 से आज भी 50-70 साल के बाद, 60 साल के बाद आज भी जो है वहाँ के जो बच्चे जन्म लेते हैं तो मतलब विकलांग जन्म लेते हैं। 2 सितंबर 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उस दिन से लेकर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर आज तक किसी तरह का कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है। और अब यदि विश्व युद्ध होगा तो सभी देश परमाणु संपन्न है, निश्चित रूप से ये सारा विश्व ही मिट जाएगा। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि अब इस तरह का कोई विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध न आए, सब कुछ आसानी से संभले। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को सीखे होंगे। और आज हमने विश्व इतिहास की छोटी सी झलक में थोड़ी थोड़ी चीज़ें को समझाने का और समझने का कोशिश किया है। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है, हम कल वर्ल्ड का ज्योग्राफी लेक्चर को लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप दरोगा जरूर बनिए।